हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लब बाय शक्ति सर। आज के इस लेक्चर में न्यूटन लॉस को ही आगे मैं कंटिन्यू करूँगा। काफ़ी देर के बाद लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसके लिए सॉरी, बट जो भी होगा बहुत ही फ़ायदेमंद आपके लिए होगा। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था कि दो ब्लॉक्स के बीच जो स्ट्रिंग होती है उसमें से टेंशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, वहीं से शुरुआत करूँगा और कुछ फर्दर जो स्टेप्स होते हैं, फर्दर लेवल ऑफ न्यूमेरिकल्स होते हैं, उनको आपके सामने रखूँगा। चलिए, फर्स्ट जो हमारी यहाँ पर कैलकुलेशन मैं आपके सामने रखता हूँ कि अगर हमारे पास इस तरह का एक सिचुएशन है कि मेरे पास दो ब्लॉक्स हैं, लेट्स से दिस इज M1 4 kg ब्लॉक और यहाँ पर मेरे पास एक दूसरा ब्लॉक है, लेट्स से दिस इज 2 kg ब्लॉक M2, और ये दोनों ब्लॉक जो हैं वो फ्रिक्शन लेस सरफेस पे रखे हुए हैं। ये हमारे पास एक फ्रिक्शन लेस सरफेस है, उसके ऊपर रखे हुए हैं और एक फोर्स एक्ट कर रहा है 24 न्यूटन। इस तरह से एक फोर्स एक्ट कर रहा है। तो ये जो फोर्स है ये इस पूरे सिस्टम को लेफ्ट साइड पे एक्सेलरेट करवाएगा। इट मीन्स दैट इस तरह की सिचुएशंस में क्या होता है कि हमारे पास सिंगल स्ट्रिंग है, स्ट्रेच्ड है पूरी तरह से, और मैं बिल्कुल ही बेसिक अजम्पशंस लेके चल रहा हूँ कि जो मेरे पास स्ट्रिंग होगा वो मासलेस होगा, कोई मास नहीं है उसमें, राइट। तो जब यहाँ पर लिखूँ अगर मैं अजम्पशंस को, तो ये स्मूथ है, स्मूथ सरफेस है, और जो स्ट्रिंग होगा मेरे पास, स्ट्रिंग इज मासलेस, ठीक है। बिल्कुल आसान सा हमारे पास एक छोटा सा एग्जाम्पल है। तो मुझे इस तरह के सिचुएशंस को कैलकुलेट करना होता है कि व्हाट इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, या फिर ये भी पूछ लिया जा सकता है कि 4 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा या फिर 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन क्या होगा। तो इसको सॉल्व देखो कैसे करते हैं। बिल्कुल आसान सा तरीका है कि इस पूरे को आपने सिस्टम मान लेना है। तो जब मैं इसको सिस्टम मान लेता हूं तो सिस्टम का मास यहां पर अगर मैं कहूं कितना होगा, तो आप कहोगे 4 kg प्लस 2 kg इज इक्वल टू 6 kg इज द मास ऑफ द सिस्टम। इस पूरा सिस्टम जो है ये किधर एक्सेलरेट कर रहा है? लेफ्ट साइड एक्सेलरेट कर रहा है विद सम एक्सेलरेशन a। क्यों लेफ्ट साइड एक्सेलरेट कर रहा है? बिकॉज द एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग टूवर्ड्स लेफ्ट। लेफ्ट साइड पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट कर रही है। इस फोर्स के कारण पूरा का पूरा सिस्टम जो है लेफ्ट साइड पे एक्सेलरेट कर रहा है। ओके, सो द नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज 24 न्यूटन। टोटल मास ऑफ द सिस्टम इज 6 kg। तो न्यूटन सेकेंड लॉ लगा लेते हैं, आसान सा इक्वेशन होता है। क्या लिखते हैं? नेट एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ द सिस्टम मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। अब नेट एक्सटर्नल फोर्स जो मेरे पास है दैट इज 24 kg इक्वल्स टू मास ऑफ द सिस्टम मेरे पास है 6 एंड एक्सेलरेशन में a रखा हुआ है। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो देखो कितना आएगा, ये आ जाएगा 4, राइट। 6 4 जा 24 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम। इसका मतलब इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन भी कितना होगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। 2 kg का भी एक्सेलरेशन कितना होगा? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। और दोनों ही ब्लॉक्स की जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होगी वो लेफ्ट साइड पे होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स जो एक्ट कर रही है। ओके, हमें एक्सेलरेशन पता लग गया है। अब मुझे टेंशन कैलकुलेट करना है। टेंशन का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया हुआ है कि टेंशन ऑलवेज एक्ट अवे फ्रॉम द जॉइंट। जैसे यहाँ पर ये जॉइंट है तो इस यहाँ पर टेंशन इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा, और अगर इस जॉइंट को मुझे ज़रूरत पड़ी 2 kg ब्लॉक के लिए तो टेंशन अवे फ्रॉम द जॉइंट इस तरह से एक्ट करेगा। तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमने जो टेंशन का कैलकुलेशन करना है वो 4 kg ब्लॉक को ध्यान में रख के करना है कि 2 kg ब्लॉक को ध्यान में रख के करना है। पहला न्यूमेरिकल है, मैं दोनों से कैलकुलेट करके आपको सिखा देता हूं। अगर मैं 4 kg से कैलकुलेट करता हूं
तो 4 kg का फ्री बॉडी डायग्राम अगर मैं बनाऊं जिसको FBD बोलते हैं, तो दिस इज 4 kg। इस पे टेंशन इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है और फोर्स जो होगा 24 न्यूटन इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट कर रही है, लेफ्ट साइड पे है और उसका मैग्नीट्यूड कितना है, उसका मैग्नीट्यूड है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो दिस इज द FBD। ओके, अब इसमें नेट फोर्स कितना होगा, दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं 24 न्यूटन और T टेंशन। तो नेट फोर्स कौन सा होगा, नेट फोर्स क्या लिखेंगे, बड़ी वाली फोर्स माइनस छोटी वाली फोर्स। बड़ी वाली फोर्स 24 न्यूटन होगी, क्यों, क्योंकि जो ब्लॉक की एक्सेलरेशन है वो लेफ्ट साइड पे है, ब्लॉक लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है, इसका मतलब ये वाली फोर्स बड़ी होगी, इसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होगा, इसीलिए जो ब्लॉक है वो लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है। सो यहाँ पर नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, 24 माइनस टी, दिस इज द नेट फोर्स इक्वल्स टू मास जो कि 4 kg है इनटू एक्सेलरेशन वो भी कितना है, 4 है। सॉल्व करते हैं, दिस कम्स आउट टू 24 माइनस 16 इक्वल्स टू टी। अब तो आसान हो गया ये, जब इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा 8 न्यूटन। दिस इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग। ये मैंने 4 kg को ध्यान में रख के किया है। अगर मैं 2 kg को ध्यान में रख के टेंशन सॉल्व करता हूं तो उसके लिए देखो क्या किया जाएगा, ये 2 kg का ब्लॉक मैं बना रहा हूं, 2 kg। इस 2 kg के ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स एक्ट कर रही है, टेंशन T। किस डायरेक्शन में है, लेफ्ट साइड, यहां एक्ट कर रही है। इसकी एक्सेलरेशन भी किधर है, लेफ्ट साइड है। कितना मैग्नीट्यूड है, 4 मीटर पर, ये मैग्नीट्यूड है इसका। सो अगेन न्यूटन सेकेंड लॉ जब लिखेंगे तो फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, कितना आ जाएगा, ये खत्म बात, आसान है ये। दोनों की वैल्यू क्या आ गई, सेम आ गई। सो आप पे डिपेंड करता है कि आप इस ब्लॉक की FBD बना के टेंशन को सॉल्व करना चाहते हैं या ये वाले ब्लॉक की FBD बना के। आसान था ये। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। ये आपके सामने डायग्राम है, इसको एटवुड मशीन भी कहा जाता है। बिल्कुल ही बेसिक न्यूमेरिकल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है और 11th क्लास इसके बिना तो पास नहीं की जा सकती। कहने का मीनिंग ये है कि ये तो सीखना ही पड़ता है और ये आना ही चाहिए, ठीक है। अगर आपने फिजिक्स रखी है, 11th में पढ़ रहे हो, चाहे आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, स्कूल लेवल के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो, ये इतनी बेसिक चीज़ होती है, ये बच्चा बड़े इंटरेस्ट से सीखता है। तो चलिए उसी को आज सीखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे किया जा सकता है। ये मेरे पास सिचुएशन है, दो ब्लॉक्स हैं M1 और M2, ये पुली है। तो अगेन मैं यहां लिख रहा हूं मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस, मासलेस एंड फ्रिक्शनलेस। इसको, इन दोनों वर्ड्स को कंबाइंडली क्या कहेंगे, आइडियल पुली। आइडियल पुली मतलब वो मासलेस भी होगी और फ्रिक्शनलेस भी होगी। सो जब तक हम फ्रिक्शन नहीं पढ़ते तब तक सारी सिचुएशन, सारे सरफेस फ्रिक्शनलेस ही माने जाएंगे, चाहे मैं बोलूं या ना बोलूं। जब तक मैं फ्रिक्शन की डेफिनेशन आपको, फ्रिक्शन के टाइप्स ना बता दूं, तब तक सारे सरफेसेस हम फ्रिक्शनलेस ही कंसीडर करके चलेंगे। मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है। यहां से स्ट्रिंग शुरू हुई, घूम के यहां पर आ गई, सिंगल स्ट्रिंग है, टेंशन के मैग्नीट्यूड सेम रहेगा। यहां पर टेंशन की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टेंशन एक्ट अवे फ्रॉम द जॉइंट, तो यहां पर टेंशन अवे फ्रॉम द जॉइंट है, यहां पर भी अवे फ्रॉम द जॉइंट होगा। टेंशन का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा क्योंकि सिंगल स्ट्रिंग है, इस तरह से। ऑल राइट, और क्या है, यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसके ऊपर देखें तो M1G डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट करेगा। इसकी सिचुएशन क्या है, M2G, इस तरह से। अब दोनों में से कोई एक मास बड़ा होगा, दूसरा मास का मैग्नीट्यूड छोटा होगा, तो सिचुएशन को समझते हुए मैं M1 ग्रेटर देन M2 लिख रहा हूं। न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आपको गिवन होगी 16 kg, 4 kg, तो आप अंडरस्टूड हो जाओगे कि कौन सा बड़ा है, कौन सा मास डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा, कौन सा मास अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। ये वाली सिचुएशन को देखते हुए भी आपको डिसाइड करना है कि इन दोनों मासेस में से अगर M1 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो M1 वाला डाउनवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा।
m1 डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, मैं कहूंगा कि ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट हो रहा है a एक्सेलरेशन से। सेम मैग्नीट्यूड की एक्सेलरेशन से m2 अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा। एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड है, सिंगल स्ट्रिंग है, डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा एक्सेलरेशन का। ओके, सो ये जो सिचुएशन है इसको कहेंगे फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ m1। m1 के ऊपर फ्री बॉडी डायग्राम, मतलब जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं सबको मैंने यहां पर रिप्रेजेंट कर दिया है, फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में यही होता है कि उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही होती हैं उन फोर्सेस को पर्टिकुलर डायरेक्शन में रिप्रेजेंट कर दो, दैट इज आवर फ्री बॉडी डायग्राम। वो मैंने यहां पर कर रखा है। फ्री बॉडी डायग्राम से हमें इक्वेशन मिलेगी, न्यूटन सेकंड लॉ। अब ये फ्री बॉडी डायग्राम है तो यहां पर न्यूटन सेकंड लॉ की इक्वेशन अप्लाई होगी, नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ओके, तो यहां पर जो होगा नेट फोर्स कितना, अब ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है ना, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसका मतलब m1g ये वाला फोर्स बड़ा होगा एज कंपेयर टू टेंशन T, तभी तो ये नीचे की तरफ जा रहा है। तो नेट फोर्स कितना होगा, m1g माइनस टी, क्लियर होना चाहिए, न्यूटन सेकंड लॉ, m1g माइनस टी, दिस इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन m1 इक्वल्स टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। कितना मास है इसका, m1 मास है, m1 लिख दिया। एक्सेलरेशन कितना, a एक्सेलरेशन। सो इस फ्री बॉडी डायग्राम से मैंने ये इक्वेशन बना लिया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर सबको। अब सेम सिचुएशन बैठेगी इसकी, m2 की भी फ्री बॉडी डायग्राम है आपके सामने। यहां पर भी नेट फोर्स क्या होगा, दो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, इनमें से बड़ी वाली फोर्स माइनस छोटी वाली फोर्स इक्वल्स टू नेट फोर्स। अब बड़ी वाली फोर्स इनमें से कौन सी है, ये वाली फोर्स बड़ी होगी क्योंकि ये अपवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है, इसका मतलब टेंशन की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा एज कंपेयर टू m2g। ऑलराइट, तो इसका फॉर m2 नेट फोर्स कितना है, T माइनस m2g, दिस इज द नेट फोर्स। नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकंड। दोनों इक्वेशंस आपके सामने हैं, दो वेरिएबल हैं, कौन कौन से, एक तो टेंशन हो गया, एक एक्सेलरेशन हो गया, दो इक्वेशंस दो वेरिएबल। बड़े आसानी से इनको सॉल्व किया जा सकता है। कैसे सॉल्व करेंगे, आराम से अगर हम इसको सीखने की कोशिश करें तो यहां पर टेंशन पॉजिटिव है, प्लस का साइन है, यहां पर टेंशन के सामने माइनस का साइन है। ओके, जब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करेंगे तो टेंशन वाले वेरिएबल्स कैंसिल हो जाएंगे। तो हमेशा ये एक तरीका है, एक पैटर्न है, इसी पैटर्न से अगर आप सॉल्व करोगे तो कैलकुलेशंस जल्दी होंगी। तो क्या है ये, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। जब आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करते हो, टेंशन और ये माइनस टेंशन ये कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा, m1g माइनस m2g इक्वल्स टू m1a प्लस m2a। याद रखिए, बहुत सारे बच्चे यहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इधर तो आपने प्लस बोला, इधर तो माइनस बोला। यहां पर m1g पॉजिटिव था, पॉजिटिव के साथ लिखते, माइनस ऑफ m2g। तो अगर मैं प्लस भी लिखना चाहूं कि प्लस माइनस ऑफ m2g, तो प्लस और माइनस क्या बनाएंगे, माइनस ही बनाएंगे। तो इसीलिए कर तो मैं इन दोनों टर्म्स को ऐड ही रहा हूं, बट फाइनली हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो नेगेटिव आएगा, इसलिए मैं यहां पर नेगेटिव लिख रहा हूं। आसान हो गया, g को कॉमन लीजिए, यहां से m1 माइनस m2, g कॉमन आ गया, यहां से a को कॉमन लिखिए, ये a आ गया। एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो जाएगी, m1 माइनस m2 g डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। तो ये आपके पास प्यारा सा एक छोटा सा रिजल्ट आ गया है एटवुड मशीन का, या इस तरह के टू ब्लॉक सिस्टम का जहां पर फ्रिक्शनलेस पुली होती है। तो इसको आप याद भी रख सकते हैं, दिस इज द रिजल्ट ऑफ द न्यूमेरिकल। ठीक,
अब इसके बेसिस पे हम एक छोटा सा केस कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास सिचुएशन है 4 kg और ये है मेरे पास 8 kg, इस तरह से। और पूछ लिया गया व्हाट इज द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन में आपको क्या करना है, जो वाला मास बड़ा था उसको पहले लिखा गया था, राइट। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, इसका मतलब यहां पर m1 ये हो जाएगा और m2 ये हो जाएगा। बड़ा वाला मास जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा था वो m1 कंसीडर किया गया था। क्या लिखेंगे, 8 - 4 g m1 + m2 है, मतलब टोटल मास ऑफ द सिस्टम 8 + 4 12 हो जाएगा। सॉल्व किया जाए क्या, 4/12 g, फर्दर सॉल्व किया गया 1/3 g। सो एक्सेलरेशन क्या आ गया, g/3 m/s²। इस तरह से न्यूमेरिकल वैल्यू की हेल्प से आप एक छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। एक वेरिएबल तो हमने सॉल्व कर लिया एक्सेलरेशन का, दूसरा वेरिएबल कौन सा है, टेंशन का। अब टेंशन को कैसे सॉल्व किया जाए, टेंशन तो दिमाग में होती है, वो तो सॉल्व होगी नहीं। मैथमेटिकली फिजिक्स में टेंशन किसको कहा जाता है, द फोर्स विच इज प्रेजेंट इन द स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग में जो फोर्स होती है उसको टेंशन कहा जाता है फिजिक्स में। सो इस टेंशन को हमें कैलकुलेट करना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, एक्सेलरेशन का रिजल्ट आपके सामने है। इसको अगर मैं इक्वेशन नंबर 3 लिखता हूं, इस इक्वेशन नंबर 3 को आप यहां पुट करिए, टेंशन कैलकुलेट हो जाएगी, या फिर इस इक्वेशन नंबर 3 को आप यहां पुट करिए, टेंशन कैलकुलेट हो जाएगी। चलिए मैं आपको टेंशन को सॉल्व करके दिखाता हूं कि टेंशन को यहां पर कैसे कैलकुलेट किया जा सकता है। तो मैं इक्वेशन नंबर 3 को इक्वेशन नंबर 2 में सब्स्टिट्यूट करूंगा। तो आप कर सकते हैं, ये कोई ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन नहीं होगी, कोई मुश्किल कैलकुलेशन नहीं होगी। तो यूज इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। तो इसको मुझे सेकंड इक्वेशन में रखना है, तो ये हो जाएगा t - m2g इज इक्वल्स टू m2a। a क्या है मेरे पास, m1 - m2 डिवाइडेड बाय m1 + m2g। इसको सॉल्व करना है। ये m2g है नेगेटिव, दूसरी तरफ जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, m2 m1 - m2g m1 + m2, ये तो पूरी की पूरी स्टेटमेंट ये आ गई, ये दूसरी तरफ गया पॉजिटिव हो गया m2g। अब देखो यहां पर m2g है, डिनोमिनेटर में चाहो तो +1 ऐसे लिख सकते हो, यहां भी m2g है। इस m2g और इस m2g को कॉमन लिया जा सकता है। तो जब आप कॉमन लोगे इनको तो ये कुछ ऐसा बचेगा +1। इस तरह से आपने m2g को कॉमन ले लिया, राइट। अब आप इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इधर m1 - m2 प्लस m1 + m2 डिवाइडेड बाय m1 + m2, ऐसा लिखा गया टर्म। किससे मल्टीप्लाई करना है, m2g से मल्टीप्लाई करना है। टेंशन क्या आएगा, जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ये m2 यहाँ नेगेटिव है, यहाँ m2 पॉजिटिव है, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। m1 + m1 2 टाइम्स ऑफ m1, तो 2 टाइम्स ऑफ m1 और क्या है m2g है डिवाइडेड बाय m1 + m2। तो ये आपके पास टेंशन का एक छोटा सा रिजल्ट आ गया, इसको भी आप याद रख सकते हैं। 2 टाइम्स ऑफ m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 + m2g। तो इस सिस्टम के लिए ये एक्सेलरेशन का रिजल्ट है, याद रखिए, ये टेंशन का रिजल्ट है, याद रखिए। बट कैसे सॉल्व किया जाता है ये ज़रूरी आपसे पूछा जाएगा। न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव है, ऑप्शनल है, ऑप्शन है, उसके 4 ऑप्शंस हैं। आपको रिजल्ट याद है, वैल्यूज पुट करिए, आपको आंसर पता लग जाएगा। ओके, अब इसके बाद इस तरह से 2 ब्लॉक सिस्टम ही है, एक पुली है, बट एक इंक्लाइंड सरफेस पे है।
तो उसको कैसे सॉल्व किया जाए वो भी आपके सामने मैं अभी शो कर देता हूं, सो दैट कि अगर इंक्लाइंड सरफेस पे इसी तरह का 2 ब्लॉक सिस्टम आ जाए तो वहां पर उस सिचुएशन को आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर सको। ऐसा ना हो कि आपको पता ही ना लगे कि अब इंक्लाइंड सरफेस है तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तो इंक्लाइंड सरफेस में सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है वो है कि फोर्स को रिजॉल्व करना। हमने रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ा होता है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं कि कैसे हमने सीखा हुआ है कि एक वेक्टर को कैसे रिजॉल्व किया जाता है। तो यहां पर भी उसकी जरूरत पड़ेगी रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। एक फोर्स है, उसको कंपोनेंट्स में कैसे उसको डिवाइड करेंगे वो सीखना बहुत जरूरी है इस टॉपिक के लिए। तो हम उसको सीखते हैं, उसको रिवाइज करते हैं कि कैसे हम एक वेक्टर को रिजॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए ये हमारे पास एक सिस्टम है, ऐसे इंक्लाइंड सरफेस है, ये एंगल थीटा है, स्मूथ सरफेस है, यहां पर पुली है, दिस इज पुली, ओके, और ये एक स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग है, ये ब्लॉक हो गया, दूसरी तरफ भी एक ये ब्लॉक हो गया, 2 ब्लॉक हो गए, ये फ्रीली हैंग कर रहा है, ये इसके ऊपर है। लेट्स से इसका मास m1 है और इसका मास m2 है। अब जो सीखना है वो ध्यान से सीखिएगा। टेंशन के बारे में तो पता है और ये भी पता है कि ये आइडियल होगी। कैसी होगी? आइडियल पुली होगी, मतलब मास लेस और फ्रिक्शन लेस होगा। यहां पर सिंगल स्ट्रिंग है तो टेंशन की डायरेक्शन अवे फ्रॉम द ज्वाइंट, यहां पर भी ये ज्वाइंट है, टेंशन की डायरेक्शन क्या होगी? अवे फ्रॉम द ज्वाइंट। ये बात तो अब आपको रट जानी चाहिए कि टेंशन डिसाइड करते हुए कोई दिक्कत ना आए टेंशन की डायरेक्शन को। यहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्या लिखा जाएगा? m2g लिखा जाएगा। और कोई फोर्स m2g इस पर एक्ट करेगा? कोई फोर्स एक्ट नहीं कर रहा। क्लियर हो गया? 2 ही फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, टेंशन और m2g, जैसे लास्ट केस में कर रहे थे। यहां पर थोड़ा सा है, इसको सीखना है अब हमें। अब देखो ये क्या है, इस तरह से प्लेन सरफेस है, जो ये इस ब्लॉक का सेंटर है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंटर पे एक्ट कर रही थी नीचे की तरफ, तो यहां पर भी ग्रेविटेशनल फोर्स सेंटर पे एक्ट करेगी नीचे की तरफ, और क्या लिखा जाएगा उसका वैल्यू? m1g। बट इस डायरेक्शन में, जैसे इस डायरेक्शन में ये ब्लॉक तो मूव कर रहा है ना, ये वर्टिकल डायरेक्शन है तो इसी डायरेक्शन में ब्लॉक मूव कर रहा है। बट यहां पर जो m1g है वो इस तरह से है, इस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है। तो हमें क्या करना होता है? हमें फोर्स का एक ऐसा कंपोनेंट ढूंढना होता है जो इस ब्लॉक के डायरेक्शन शो करे, जिसके कारण ब्लॉक मूव करे। तो इसके हम 2 कंपोनेंट बनाएंगे। एक कंपोनेंट तो होगा अलोंग द प्लेन, जिसको ऐसे शो किया जाएगा, और एक कंपोनेंट होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, इस तरह से। हमेशा ही अगर ये एंगल थीटा होगा तो ये वाला एंगल भी हमेशा थीटा आएगा। ओके, थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि थीटा के साथ वाला कंपोनेंट हमेशा कौन सा होता है? कॉस थीटा वाला होता है। तो इसलिए अगर ये m1g था, ये थीटा है, तो थीटा के साथ वाला कंपोनेंट चला जाएगा m1g cos थीटा, और दूसरा वाला कंपोनेंट होगा साइन थीटा वाला, तो ये होगा m1g साइन ऑफ थीटा। तो अब ये आपको याद रखना है कि ये जो कंपोनेंट होता है, इस कंपोनेंट के कारण ये जो ब्लॉक है ये इस प्लेन पे मूव करेगा, ये वाली फोर्स के कारण, ना कि ये वाली फोर्स। ये वाली फोर्स कोई कंट्रीब्यूशन प्ले नहीं कर रही है इस ब्लॉक को मूव करने के लिए। क्यों? क्योंकि ये ब्लॉक परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ दिस कंपोनेंट मूव कर रहा है। अगर मैं कहूं ये जो प्लेन है ये एक्स एक्सिस है, तो ये जो फोर्स है m1g cos थीटा ये y एक्सिस के अलोंग है। सो ये फोर्स का यहां पर कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है इस ब्लॉक को मूव करवाने के लिए। हाँ, आपने नॉर्मल भी सीखा होता है। ये जो प्लेन है, ये प्लेन इस ब्लॉक के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा, इस तरह से परपेंडिकुलर आपको बनाना है।
तो इसका थोड़ा सा आप ऐसे शो कर सकते हैं, इस तरह से नॉर्मल रिएक्शन अप्लाई करेगा। ये नॉर्मल रिएक्शन किसने अप्लाई किया है? अप्लाइड बाय वेज, इसको वेज बोलते हैं, ये जो है अप्लाइड बाय वेज ऑन ब्लॉक। तो ये ब्लॉक के ऊपर जो नॉर्मल एक्ट हुआ है वो शो किया गया है। ठीक, अब आप देखोगे ये सिचुएशन है, इसके ऊपर ये ब्लॉक है, नॉर्मल ऐसा है, और उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन है? m1g cos ऑफ थीटा। लेकिन जो ब्लॉक है वो तो इस डायरेक्शन में मूव करेगा ना, या इस डायरेक्शन में करेगा, इन दोनों में से किसी एक डायरेक्शन में करेगा। इसका मतलब इस डायरेक्शन में ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, ब्लॉक रेस्ट पे है, इसका मतलब इस डायरेक्शन में। सो हम कह सकते हैं कि जो वैल्यू n की होगी वो किसके बराबर होगी? m1g के बराबर होगी। सो इक्वेशन क्या बैठी? नॉर्मल इक्वल्स टू m1g cos ऑफ थीटा। नॉर्मल की वैल्यू कितनी आएगी? m1g cos ऑफ थीटा। इंपॉर्टेंट चीज थी, बता दी मैंने। दूसरा क्या है यहां पर? अब इस डायरेक्शन में कौन एक्ट कर रहे हैं? m1g sin थीटा, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में टेंशन, ये टेंशन थी, टेंशन एक्ट कर रही है। मैं मान के चलूं अगर कि ये जो सिस्टम है ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, कि ये जो ब्लॉक है ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट होगा, तो ये वाला ब्लॉक अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो ये ऐसे आएगा। इसका मतलब एक्सेलरेशन मैं एज्यूम कर रहा हूं इधर है ना, या तो इधर होगी या इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगी। अगर ये नीचे जाएगा तो ये वाला ब्लॉक इंक्लाइंड द प्लेन ऐसे ऊपर को जाएगा, तो कोई एक डायरेक्शन होगी ना, या तो नीचे की तरफ आएगा या ऊपर की तरफ आएगा। तो इस सिचुएशन में मैं क्या मान रहा हूं कि ये ऐसे आएगा अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन। शो कर दिया हमने। अब देखो, एक ये फोर्स, एक ये फोर्स, और ये एक्सेलरेशन की डायरेक्शन। एक्सेलरेशन की डायरेक्शन को देखते हुए हम अब इस सिचुएशन में हैं कि हम बता सकते हैं कि इन दोनों में से बड़ी फोर्स कौन सी होगी, कौन सी फोर्स का मैग्नीट्यूड बड़ा होगा एक्सेलरेशन को ध्यान में रख के। आई होप कि आपने डिसाइड कर लिया होगा कि ये वाला मैग्नीट्यूड होगा बड़ा एज कंपेयर टू टेंशन T, सो दैट वी कैन से दैट द सिस्टम और द ब्लॉक इज एक्सेलरेटिंग अलोंग द inclined plane downward direction. So net force कितना लिखेंगे? यहां से न्यूटन सेकंड लॉ लिखा जा सकता है, ये वाली फोर्स और इसको, इसके अलोंग नहीं लिखना, ये y एक्सिस हो गया है ना। अगर मैं ऐसे लिखूं कि ये मेरे पास x एक्सिस है और ये मेरे पास y एक्सिस है, तो मुझे y एक्सिस के अलोंग न्यूटन सेकंड लॉ नहीं लिखना है। क्यों नहीं लिखना है? कोई काम का ही नहीं है ना, क्योंकि ब्लॉक किधर जा रहा है? इस डायरेक्शन में जा रहा है। हमें एक्सेलरेशन अगर कैलकुलेट करनी है, एक्सेलरेशन किसके अलोंग है? एक्स एक्सिस के अलोंग है। अगर एक्सेलरेशन एक्स एक्सिस के अलोंग है तो मुझे न्यूटन सेकंड लॉ भी एक्स एक्सिस के अलोंग ही लिखना पड़ेगा। और एक्स एक्सिस के अलोंग एक ये फोर्स है, एक ये फोर्स है, और नेट फोर्स क्या है? नेट फोर्स लिखी जाएगी m1g sin थीटा, बड़ी वाली फोर्स माइनस छोटी वाली फोर्स, ये लिखा जाएगा नेट फोर्स इक्वल्स टू, कितना मास है इसका? इसका मास m1 है, m1 है, ये हो गया मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर एक्सेलरेशन इधर को होती तो फिर इसका मतलब बड़ी वाली फोर्स ये वाली होती, तो क्या लिखते? T माइनस m1g sin थीटा। बट इस सिचुएशन में हम एक्सेलरेशन ऐसी ले रहे हैं, इसलिए इसको बड़ा वाला फोर्स कंसीडर कर रहे हैं। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर हो गया? बहुत ही बारीकी से आसान शब्दों में मैंने आपको डिस्क्राइब कर दिया है कि इस ऑब्जेक्ट के लिए, इस ब्लॉक के लिए जिसका मास m1 है, न्यूटन सेकंड लॉ कैसे लिखेंगे, और ये उसका इक्वेशन है। अब दूसरे ब्लॉक के लिए लिखना है। दूसरा ब्लॉक क्या है हमारे पास? किधर जा रहा है? ऊपर जा रहा है। ये तो हमने पहले भी किया। क्या लिखेंगे? बड़ी वाली फोर्स कौन सी होनी चाहिए? T, छोटी वाली फोर्स m2g।
तो नेट फोर्स कितनी होनी चाहिए, T माइनस M2G। सो ये लिखेंगे T माइनस M2, दिस इज नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। दिस इज अवर इक्वेशन नंबर सेकेंड। अगेन सॉल्व करने का तरीका मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर से याद दिला रहा हूं कि इस तरह की सिचुएशंस में बेस्ट प्रैक्टिस क्या है, दोनों इक्वेशंस को ऐड करो। जैसे ही दोनों इक्वेशंस को ऐड करोगे ये t और ये t कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा ना, इनको क्या करना है आपको, इनको ऐड करना है। तो ये आ जाएगा m1g साइन थीटा माइनस m2g इक्वल्स टू दिस प्लस दिस m1 प्लस m2a। ऐसा आ गया। क्या रिजल्ट लिखेंगे, m1 साइन थीटा माइनस m2, g कॉमन लिख देते हैं, ये टर्म इधर डिनोमिनेटर में आ जाएगी, इक्वल्स टू a। दिस इज द रिजल्ट। इस सिचुएशन के लिए ये रिजल्ट है, याद रख सकते हैं हम। ओके, अब टेंशन कैलकुलेट करना है। एक्सेलरेशन तो आ गया, ये इसको थर्ड इक्वेशन लिख लेते हैं। अब इस थर्ड इक्वेशन को आप चाहें तो फर्स्ट में यूज करें या सेकंड में यूज करें, तो मैं सेकंड में यूज कर लेता हूं। तो यूज इक्वेशन थर्ड इन सेकंड, क्या आएगा, t माइनस m2g, t माइनस m2g इक्वल्स टू m2a। m2a की वैल्यू ये है, लिख लेते हैं m1 साइन थीटा माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और g भी है। ऐसे इस नेगेटिव टर्म को उधर ले जाते हैं, t इक्वल्स टू m2, ये g था वो भी लिख रहा हूं, m1 साइन थीटा माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, ये पूरी टर्म लिख दी मैंने, प्लस m2g। अब क्या किया जा सकता है नेक्स्ट स्टेप, ये देखो ये भी m2g है, ये भी m2g है, इसको कॉमन लिया जा सकता है ना। तो t इक्वल्स टू, ये वाली टर्म रह जाएगी यहां पर, m1 साइन थीटा माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस 1, और ऐसे, ठीक है। इसको जब कॉमन ले लिया तो इसकी जगह क्या बचेगा, 1 बचेगा, वो मैंने 1 लिख दिया। अब ये जो है ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके 1 के साथ सॉल्व किया जाएगा, इसको अब हम सॉल्व करेंगे। तो अब ये 10th क्लास की एक छोटी सी कैलकुलेशन बन जाती है जिसको आपको सॉल्व करना होगा ना। तो ये सॉल्व करनी ही पड़ेंगी, ये लेंथी कैलकुलेशन समझ के आप फिजिक्स को ऐसे बुरा नहीं बोल सकते कि फिजिक्स बहुत मुश्किल होती है, फिजिक्स समझ में नहीं आती है। क्यों? क्योंकि उसमें कैलकुलेशंस लेंथी हैं। तो क्या होगा, ज़्यादा पैसे मिल जाएं तो गिनने में कोई हर्ज है क्या? नहीं हर्ज है ना। वहाँ क्या ज़्यादा पैसे नहीं लोगे कि नहीं इसमें तो बहुत काउंटिंग करनी पड़ेगी जी, मेरे को तो ज़्यादा पैसे नहीं चाहिए, थोड़े से पैसे चाहिए जहाँ कम काउंटिंग करनी पड़े। वहाँ पर क्या है, नहीं कोई नहीं कर लेंगे, पूरा कमरा भरा हो पैसों का, कर लेंगे काउंटिंग। सेम सिचुएशन यहाँ पर है, इसमें भी पूरा ब्रह्मांड भरा हुआ है फिजिक्स में, बस आपको क्या करनी है, कैलकुलेशंस करनी है। जितनी ज़्यादा कैलकुलेशंस करेंगे उतने ज़्यादा पैसे मिलेंगे। चलिए टेंशन क्या कहती है यहाँ पर, यह आएगा m1 साइन ऑफ थीटा माइनस m2, ये तो आ गया, प्लस क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो m1 प्लस m2 इधर लिखा आएगा, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, और ये m2g भी था, इधर लिख देंगे m2g। इसको अब छोटा करना है हमें। देखो m2 क्या है, यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है। अगर मैं ब्रैकेट हटा भी दूं कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, ये टर्म्स कैंसिल हो जाएंगी। ओके,
यहाँ पर m1 बचा और ये m1 साइन थीटा, तो इनको थोड़ा कंबाइन करते हैं। तो m1 मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो 1 प्लस साइन थीटा रह जाएगा, क्योंकि m1 कॉमन ले लिया, ये वाला और ये वाला, डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और क्या है m2g। m2g अब ढंग से लिख लेते हैं, ये हो गया m2g, ये सही है। बस अब याद कैसे रखना है, जिस रिजल्ट को याद रखना है वैसा लिख लेते हैं। क्या है वो, m1 m2 1 प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 और g। दिस इज द रिजल्ट फॉर द टेंशन इस सिचुएशन में। एक्सेलरेशन का रिजल्ट भी मैंने आपको बताया, दिस इज द एक्सेलरेशन एंड दिस इज टेंशन, इक्वेशन नंबर 4। इस तरह से आपको सॉल्व करनी पड़ेंगी। कोशिश करो कि जब भी न्यूमेरिकल भी चाहे आए, आपको सॉल्व करके ही शो करना पड़ेगा अगर आपको पूरे नंबर लेने हैं। तो डायरेक्टली अगर फॉर्मूला रटा है, आपने वैल्यूज पुट कर दी, तो वो तभी चलेगा अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हो जहां पर आपको 4 ऑप्शंस में से एक ऑप्शन चूज करना है, तो वहां पर आप जल्दी कैलकुलेशंस के लिए वैल्यूज पुट करके सॉल्व कर सकते हो। स्कूल एग्जाम्स में पूरा आपको डिटेल्ड सॉल्व करना पड़ेगा। ओके, तो अब एक और सिचुएशन आपके सामने है कि अगर यहां पर भी एक एंगल हो, कि एक एंगल ये था, दूसरी तरफ भी एक एंगल हो, तो फिर कैसे सिचुएशंस को सॉल्व करेंगे, है ना। तो उससे पहले मैं आपको ना एक टेंशन सॉल्व करने का ना एक छोटा सा शॉर्टकट बता देता हूं कि टेंशन को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, उसके रिजल्ट को बिना इस तरह की डेरिवेशंस को सॉल्व किए। तो एक छोटा सा शॉर्टकट सीख लेते हैं। मैं शॉर्टकट्स पे इतना भरोसा नहीं करता हूँ, सीधे बताऊंगा आपको। मुझे शॉर्टकट कोई एक्चुअली शॉर्टकट होते ही नहीं है। जब आपको फिजिक्स आना शुरू हो जाती है तो आपको शॉर्टकट दिखना शुरू हो जाते हैं कि अच्छा मैं ऐसा करूँगा तो रिजल्ट हमेशा यही आ रहा है, तो वो आपने अपने लिए शॉर्टकट बना लिया, राइट। तो हमेशा शॉर्टकट के पीछे ना भागिए, या जो टीचर आपको शॉर्टकट सिखाता है सिर्फ, है ना, तो आपको वो लगे कि यार वो तो शॉर्टकट ही सिखाता है, वो बढ़िया है। तो शॉर्टकट कभी काम नहीं आते, ये आपको भी पता है, ना ही रियल लाइफ में काम आते हैं, ना ही फिजिक्स में काम आएंगे। शॉर्टकट खुद बनाइए। पहले आपको पूरा ये लॉन्ग जो डेरिवेशन है इसको अंडरस्टैंड करिए, इसको समझिए, उसके बाद अपने आप ही शॉर्टकट भी फिर समझ में आएगा। अदरवाइज शॉर्टकट को आप रट्टा मारना शुरू कर दोगे, है ना। तो अब शॉर्टकट को समझने के लिए मैं टेंशन के लिए अगर मैं बात करूं, तो टेंशन कैलकुलेट करनी हो अगर, तो ऐसे लिखूंगा मास अप G+A, और टेंशन लिखा जा सकता है मास डाउन G-A। देखो ये टेंशन है आपके सामने, है ना। इसी रिजल्ट को मैं आपके सामने रखूंगा। अब ये लिख दिया मैंने, ये लिख दिया। अब इसमें क्या है, आपको एक्सेलरेशन पता होनी चाहिए, तभी टेंशन आप सॉल्व कर पाओगे। तो एक्सेलरेशन के रिजल्ट आपको पता होने चाहिए, राइट। तो पहले इसको लिख लेते हैं, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या है कि ये जो रिजल्ट है, ये मास अप का मतलब वो वाला मास लिखो जो ऊपर की तरफ जा रहा है। जैसे यहां पर क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये मास अप क्या होगा, m2। तो यहां पर क्या पुट करोगे, m2। ये ना ही अप है ना ही डाउन है, ये इंक्लाइंड है। तो ध्यान रखना, इंक्लाइंड वाले मास को इस तरह की शॉर्टकट में यूज नहीं करना है, राइट। तो इस केस के लिए अगर मुझे अप्लाई करना होगा तो मैं इसी को कर पाऊंगा, क्योंकि इसको नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहां पर मास क्या है, ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मास अप, जो वर्टिकल डायरेक्शन में जाए वो मास अप हो जाएगा यहां पर, और वर्टिकल डायरेक्शन में अगर नीचे की तरफ आ रहा है तो मास डाउन हो जाएगा। तो इसको मैं यूज करके आपको दिखाऊंगा, ये आप रिजल्ट आपके सामने है। आपको 2 एंगल का सिचुएशन बताता हूं अब, कि जैसे वहां पर एक एंगल था जो हमने अभी सिचुएशन देखा,
अगर दूसरी तरफ भी कोई थीटा एंगल होता तो फिर कैसे उनको सॉल्व करते। तो ये सिचुएशन है मेरे पास, यहां पर θ1 लिख रहा हूं, इधर θ2 लिख रहा हूं, ये पुली है, स्ट्रिंग है, ब्लॉक है M1, और इधर जो ब्लॉक है वो है M2। अगेन लेट्स से इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन, ये जो सिस्टम है ऐसे जा रहा है ना, इसी का फर्दर एक्सटेंशन है। पहले क्या था, पहले कुछ ऐसा था, ये जो टुकड़ा था ऐड कर दिया, θ2 भी आ गया। अब तो इसी को देख के मैं यहां पर रिजल्ट लिख रहा हूं इस तरह में कि ये टेंशन्स क्या होंगे, यहां पर क्या लिखा जाएगा, टेंशन इक्वल्स टू M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2 साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2 जी। ये मान के चलो कि ये सबसे जनरल रिजल्ट है, ये वाला इस सिचुएशन के लिए। अगर इस सिचुएशन से इधर आना हो तो कैसे होगा, θ2 की वैल्यू अगर मैं 90 डिग्री पुट कर दूं तो ये बन जाएगा, राइट। तो अगर मैं θ2 इक्वल्स टू 90 डिग्री कर दूं तो इस डायग्राम से ये वाली डायग्राम बन जाएगी। और आप सबको पता है साइन ऑफ 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है। तो इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, ये वाली वैल्यू, ये वाली वैल्यू, ये इसका रिजल्ट देगी। देखो t इक्वल्स टू M1 M2 M1 प्लस M2, यहां से साइन ऑफ θ1 प्लस साइन ऑफ θ2 की जगह क्या लिखेंगे, साइन ऑफ 91 लिखा जाएगा जी। देखो ये रिजल्ट और ये रिजल्ट मैच कर गया, है ना। θ1 की जगह अगर θ2 90 होगा तो θ1 इक्वल्स टू θ लिख सकते हैं, तो यहां पर θ हो जाएगा। ये रिजल्ट मैच कर गया। सो इस रिजल्ट को अगर आप याद रखते हो तो इस डायग्राम से ये वाली डायग्राम के रिजल्ट आसान हो जाएंगे। इस रिजल्ट से एटवुड मशीन का रिजल्ट भी आता है टेंशन में। देखो कैसे, एटवुड मशीन क्या है, ऐसा है ना, इस तरह से। तो जब सिर्फ एक ब्लॉक हैंगिंग था तो मैंने कहा यहां पर θ2 कितना हो गया, 90 डिग्री। ये वाला भी जब अगर हैंगिंग सिचुएशन में आ जाएगा तो इसका मतलब ये भी कितना हो गया, 90 डिग्री। कि दोनों एंगल अगर 90 डिग्री हो जाएं तो ये बन जाएगा डायग्राम। तो θ1 90 डिग्री, θ2 भी 90 डिग्री। तो इस डायग्राम से ये डायग्राम पे आ जाएंगे। तो साइन ऑफ 90 डिग्री 1 हो जाएगा, साइन ऑफ 90 डिग्री 1 हो जाएगा। तो एटवुड मशीन का जो रिजल्ट था वो यही था, साइन ऑफ 91 साइन ऑफ 91। तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ M1 M2 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, और इसको G से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये रिजल्ट था। सो आपने देखा इस रिजल्ट से ये भी फ्रेम किया जा सकता है, इसके भी रिजल्ट कैलकुलेट किए जा सकते हैं, और एटवुड मशीन के भी रिजल्ट कैलकुलेट किए जा सकते हैं। सो दिस इज द मेन रिजल्ट। आप इस रिजल्ट को ज़्यादा तवज्जो दे सकते हो, इसको काफ़ी ध्यान रख सकते हो, इसको मेमोराइज कर सकते हो इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। ओके, सो ये टेंशन की सिचुएशन थी कि टेंशन को कैसे जल्दी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्सेलरेशन के लिए भी देख लेते हैं कि एक्सेलरेशन को भी अगर मुझे बिना डेरिवेशन के सॉल्व करना हो तो मैं कैसे करूं। तो
एक्सेलरेशन भी अब आपको सिखा रहा हूं, उसको भी आप शॉर्टकट से सॉल्व कर सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। देखो अगेन ये बेसिक हो गया। एक्सेलरेशन क्या होता है? फोर्स अपॉन मास होता है। क्लियर? फोर्स में लिख रहा हूं मैं नेट या फिर टोटल अनबैलेंस्ड फोर्स, टोटल अनबैलेंस्ड फोर्स। और ये हो गया m जो है, ये हो गया मास ऑफ द सिस्टम या टोटल सिस्टम मास, टोटल मास ऑफ द सिस्टम, टोटल मास ऑफ सिस्टम। इस तरह से देखिए, यहां पर नेट अनबैलेंस्ड फोर्स इस डायग्राम में इधर कितनी है, जो इधर खींच रही है इसको m1g साइन ऑफ थीटा 1, और इसको जो इधर खींच रहा है वो कौन है? m2g साइन ऑफ थीटा 2, है ना। जो इसके परपेंडिकुलर है वो मैंने लिखी ही नहीं, नॉर्मल रिएक्शन भी मैंने नहीं लिखा। ये वाली फोर्स के कारण ये इधर खींचा जा रहा है, ये वाली फोर्स के कारण ये इधर खींचा जा रहा है। जो फोर्स बड़ी होगी सिस्टम उधर चल पड़ेगा। मैं कहता हूं अगर ये वाली फोर्स बड़ी है तो सिस्टम इधर चल पड़ेगा, ये ब्लॉक इधर आएगा और ये ब्लॉक ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। सो दो ही फोर्सेस हैं जिनके कारण अनबैलेंस यहां आ रहा है और ये ब्लॉक्स एक्सेलरेट करना शुरू हो रहे हैं। तो टोटल अनबैलेंस्ड फोर्स क्या हुई? अगर मैं कहता हूं ये वाली फोर्स बड़ी है एज कंपेयर टू दिस फोर्स, जिसके कारण ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करना शुरू हो गया, तो यहां पर टोटल अनबैलेंस्ड फोर्स क्या आएगी? बड़ी वाली फोर्स m1g साइन ऑफ थीटा 1 माइनस m2g साइन ऑफ थीटा 2, ये होगी टोटल अनबैलेंस्ड फोर्स डिवाइडेड बाय टोटल मास क्या है? m1 प्लस m2। चलिए यहां से क्या कॉमन है मेरे पास? g कॉमन है, तो ये आएगा m1 साइन ऑफ थीटा 1 माइनस m2 साइन ऑफ थीटा 2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 जी। तो ये अबव डायग्राम के लिए ये एक्सेलरेशन हो गया। क्लियर है? इस डायग्राम के लिए ये एक्सेलरेशन हो गया। एटवुड मशीन के लिए हमने क्या सीखा कि थीटा 1 और थीटा 2 दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 90 डिग्री होनी चाहिए। तो इसमें अगर मैं थीटा 1 और थीटा 2 90 डिग्री पुट कर देता हूं इस रिजल्ट में, तो एटवुड मशीन की एक्सेलरेशन का रिजल्ट आ जाएगा। एटवुड मशीन क्या है? इस डायग्राम को बोलते हैं, इस डायग्राम को, है ना। तो इसको भी 90 पुट कर देंगे, इसको भी 90 पुट कर देंगे। साइन 90 कितना हो जाएगा? 1। साइन 90 कितना हो जाएगा? 1। तो m1 माइनस m2 आ गया डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, है ना। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा फिर? m1 माइनस m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 मल्टीप्लाई जी। ये आ गया, यही रिजल्ट था एटवुड मशीन का। कब आया ये सब? जब थीटा 1 इक्वल्स टू थीटा 2 इक्वल्स टू हमने क्या पुट किया? 90 पुट किया। ओके। अगर ऐसा m1 पहले लिख रहे हो तो इसका मतलब ये हुआ कि जो m1 है उसकी वैल्यू m2 से बड़ी है। ओके, ऑल राइट। इसकी एक्सेलरेशन कैलकुलेट करनी हो तो कैसे की जाएगी? अगेन थीटा 1 की जगह थीटा लिख दोगे, थीटा 2 की जगह 90 लिख दोगे। तो इस डायग्राम की, इस सिस्टम की जो एक्सेलरेशन हमने कैलकुलेट की थी उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा कि किस तरह से इस जनरल एक्सप्रेशन से मैं एटवुड मशीन का रिजल्ट भी कैलकुलेट कर सकता हूं और इस सिस्टम का रिजल्ट भी कैलकुलेट कर सकता हूं। चलिए एक न्यूमेरिकल वैल्यू देखते हैं कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन को सॉल्व करना तो आपको आना ही चाहिए, उसके बिना तो बात नहीं बनेगी।
ओके, ये देखो, ये मेरे पास मैं लिखता हूं 4 kg और इसको लिखता हूं मैं 10 kg। और शॉर्टकट के थ्रू चलो देखते हैं कि एक्सेलरेशन निकालनी है। तो एक्सेलरेशन क्या होगी, यहां पर नेट पुलिंग फोर्स कितनी है, अगर ये m1 हो जाए, ये m2 हो जाए, तो यहां पर m1g नीचे की तरफ एक्ट करेगा, यहां पर m2g नीचे की तरफ। टेंशन्स जो हैं इस सिस्टम में इंटरनल फोर्स की तरह रोल प्ले करती हैं। जब ये आपने पूरा सिस्टम मान लिया, ठीक है, तो टेंशन क्या है, इंटरनल फोर्सेस यहां पर अपना रोल प्ले करेंगी। तो एक ये वाली फोर्स है, एक ये वाली फोर्स है। अब नेट फोर्स कितनी होगी, हमने लिखा ना टोटल अनबैलेंस्ड फोर्स। तो अब बड़ा वाला मास कौन सा है, यहां पर 10 kg है, तो 10 kg है, तो 10g माइनस 4g, टोटल मास कितना है 10 + 4 14, है ना। ये हो गया mg माइनस mg, कितना आएगा 6g डिवाइडेड बाय 14। फर्दर आप सॉल्व कर सकते हो इसको, g की वैल्यू 10 पुट कर सकते हो, ऐसा आ जाएगा। सॉल्व कर सकते हो इसको, 30/7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। दिस इज द एक्सेलरेशन ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम की टेंशन देखनी हो, ये तो एक्सेलरेशन थी, टेंशन क्या देखा था, मास अप g + a, g + a, या फिर मास डाउन g - a। यहां पर ये ज्यादा मास है तो ये डाउन जाएगा, और ये कम मास है ये अप जाएगा। तो मास अप क्या होगा 4 kg, 4 लिख दिया, g + a कितना आया है, यहां से ये वाली वैल्यू लिख देते हैं 6g/14। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह से आप शॉर्टकट तरीके से भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव जब आप सॉल्व कर रहे हो, आपके पास टाइम कम है, न्यूमेरिकल ज़्यादा है, आपको जल्दी से आंसर देना है, तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। बट कीप इन माइंड, कोई शॉर्टकट होता नहीं है, हमेशा ही शॉर्टकट बनाए जाते हैं अपनी सहूलियत के लिए। मैंने आपको थोड़े से बता दिए, आपको यहाँ पर आपको ये जो मैंने डेरिवेशन यहाँ सॉल्व करके दी हैं, ये आपको फर्स्ट टाइम करोगे तो आपको 5-6 बारी सॉल्व करनी पड़ेंगी, और रटना नहीं है, समझना है। और ट्रिक क्या है इसमें कि हमेशा 2 इक्वेशंस जो लिखोगे आप दोनों ब्लॉक्स की, उनको ऐड करना है। अगर आप माइनस कर दोगे दिक्कत हो जाएगी, सॉल्व तब भी हो जाएगा, बहुत लेंथी कैलकुलेशंस चली जाएंगी। सो ट्रिक क्या है कि ऐड करके टेंशन से टेंशन को कैंसिल करिए, एक्सेलरेशन आएगा। कीप इन माइंड, ये मेरी बातें ध्यान में रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूरी करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। लेक्चर अच्छे लगते हैं कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूरी बताइए कि आपको कैसा लगता है। विश यू ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट लेक्चर में इसी को फर्दर कंटिन्यू करेंगे। न्यूटन लॉज मतलब बहुत सारे न्यूमेरिकल, तो वो बहुत सारों को मैं छांट के थोड़े थोड़े लेके आऊँगा आपके सामने। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।